नमस्कार, मैं हूं अनिका आर्यन, हाजिर हूं एक बेहद अहम मुद्दे के साथ। कोरोना से लड़ने के लिए मार्च में लॉकडाउन घोषित हुआ तो सब कुछ थम गया, लेकिन अन्नदाता खेतों में डटे रहे। गिरते दाम और ट्रांसपोर्ट की किल्लत के बावजूद हम तक वो फल, सब्जियां और अनाज पहुंचाते रहे। लेकिन कर्नाटक से आई खबर चिंता बढ़ाने वाली है। यहाँ बीते 61 दिनों में 75 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इसके लिए लॉकडाउन में खेती में हुए घाटे को वजह बताया जा रहा है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने राहत पैकेज तो घोषित किए, लेकिन किसान उसमें से गायब ही रहे। सवाल उठता है कि आखिर किसान बेसहारा क्यों महसूस कर रहा है? क्यों सरकारें किसानों की मदद करने से कतरा रही हैं? किसानों को बचाने के लिए क्या हैं उपाय? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे इस विशेष चर्चा में। किसानों की जान पर क्यों भारी है कोरोना? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास पैनल। हमारे साथ महिला अधिकार मंच यानी मकाम से सीमा कुलकर्णी जी जुड़ गई हैं, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, और पंजाब से फार्म एक्टिविस्ट जसप्रीत सिंह जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम अगर बात करें फार्म सुसाइड्स की, तो जो ये खबर आई है कर्नाटका से, और जहाँ की 61 दिनों मतलब कुछ 75 दिनों में हमने देखा कि इतने सारे किसानों ने आत्महत्या करी। 60 दिनों में 61 दिनों में 75 किसानों ने आत्महत्या की। बात करें चार्ट जो है उसमें जो टॉप करता है वो महाराष्ट्र, जहां की फार्म सुसाइड लगातार इतने सालों से हम देख रहे हैं। और कोरोना के इस काल में अकेले विदर्भ की बात करें तो कुछ 109 किसानों ने आत्महत्या की। 256 सुसाइड के मामले सामने आए मार्च से अप्रैल के बीच। हमारे साथ सीमा कुलकर्णी जी हैं, उनसे सीधे समझना चाहेंगे। सीमा जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं किसानों को? हाल ही में आप लोगों ने एक सर्वे किया महिला किसानों को लेकर, किस तरह की फाइंडिंग्स हैं और कितनी स्थिति खराब है? स्थिति एक्चुअली काफ़ी खराब है यहाँ पे। और फिलहाल जो अभी बिल्कुल न्यूज़ में जो मुद्दे आ रहे हैं वो सोयाबीन की जो फसल है, मतलब सोयाबीन का पूरा फेलियर रहा है महाराष्ट्र में। और मराठवाड़ा में पर्टिकुलरली सोयाबीन काफ़ी उगाया जाता है, लेकिन कंप्लीट जिसको कहा जा सकता है कि जो बीज बिल्कुल जून के पहले या दूसरे हफ्ते में बोए थे वो कंप्लीटली फेल हो गए हैं। और बारिश अच्छी थी इस साल, मतलब काफ़ी अर्ली सोइंग हो चुका था, लेकिन ये फेलियर की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसलिए ना कि सिर्फ विदर्भ में लेकिन मराठवाड़ा में भी काफ़ी सुसाइड्स के किस्से सामने आ रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से महिला किसानों के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ाई, मतलब ये अभ्यास अभी किया था, और ये लॉकडाउन के इम्पैक्ट्स के बारे में ये सर्वे था। और ये मई के मतलब 17 से 25 मई में ये सर्वे किया गया था। उसे काफ़ी 2-3 चीज़ों पे काफ़ी एक जो हम लोगों को लगता है सरकार को अधिक तर से विशेष रूप से कुछ योजना लानी पड़ेगी। मुख्य रूप से एक पहला जो मुद्दा था कि जो किसानी करने वाली महिलाएं हैं उनको बीज की समस्या काफ़ी हद तक हो रही है। और ये विशेष रूप से जो फार्म सुसाइड एरियाज से जो महिलाएं हैं उनको आज लोन्स तक नहीं मिल रहे हैं। मतलब क्रॉप लोन्स का भी मुद्दा है कि ज़मीन उनके नाम पे नहीं है, या तो वो गार्डियन है और बच्चों के नाम पे ज़मीन है। इसलिए आज उनको क्रॉप लोन्स के लिए अगर वो अर्ज कर रही है, फाइल अपनी पेश कर रही है बैंक्स में, तो उनको क्रॉप लोन नहीं मिल रहे हैं। और इस वजह से उनको काफ़ी लोन्स कहीं ना कहीं से, या तो मनी लेंडर से या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लेने पड़ रहे हैं। और इसका बहुत भारी बोझ इन महिला किसानों पे पड़ने वाला है। तो बीज की काफ़ी बड़ी समस्या है, और बाकी भी जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स की ज़रूरत है, कैश बिल्कुल भी महिलाओं के पास नहीं है। मतलब पिछले सीजन रबी और समर क्रॉप की जो प्रोड्यूस थी वो भी वो एमएसपी पे क्या बेच ही नहीं पाई, या तो प्राइवेट ट्रेडर्स के तहत वो जो भी बेचा गया उसे बहुत कम उनको कैश हाथ में आई है। तो नए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए महिला किसानों के पास आज बिल्कुल भी कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है।
हाथ एकदम खाली हैं। इस पर मैं वापस आऊंगी। अभी सीधे चलते हैं पंजाब, जहां के हमारे पास जसप्रीत सिंह जी हैं, जो कि फार्म एक्टिविस्ट हैं और ये किसान मजदूर खुदकुशी पीड़ित परिवार कमेटी से जुड़े हुए हैं। जसप्रीत, पंजाब में क्या स्थिति है? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये बताया जा रहा है कि जो ये सरकार ने मॉरिटोरियम का पीरियड तय कर दिया 31 अगस्त तक, उसकी वजह से जो दबाव होता है आमतौर पर किसानों को अपना लोन चुकाने का, उस तरह का दबाव नहीं है। और उसी की वजह से जहां पहले हम ज़्यादा संख्या में आत्महत्याएं देख रहे थे पंजाब में, वो संख्या घटकर कुछ 11 से 12 पर आ गई है। कितनी सच्चाई है इस तथ्य में और क्या है स्थिति एक्चुअली ग्राउंड पर? मैडम, ग्राउंड की रिपोर्ट ऐसे ही है कि लॉकडाउन के कारण पहले किसानों को अपनी जो फसलें थी उन्हें बेचने में काफी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मंडीकरण था वो उसमें काफी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो लेबर होती है वो ज्यादातर हमारी और दूसरे राज्यों से आती है, वो अपने अपने राज्यों में लौट चुकी थी। उसके कारण किसानों को फसल बेचने में पहले काफी प्रॉब्लम आई। और अब सेकंड क्या है कि अब हमारे यहाँ पर चावल की फसल, धान की फसल की खेती होती है पंजाब में, अब वो लगनी है। उसके लिए भी लेबर की प्रॉब्लम आई है, क्योंकि अब जो बिहार से लेबर आती थी वो तो सब वापस चली जा चुकी हैं, क्यों आ नहीं रही। अब जो लोग वहां के गांव में हैं वो ही लगाएंगे। और सेकंड, उस लेबर का जो लॉकडाउन का असर है वो इतनी महंगी है कि पहले उसका 2500 या 3000 रुपये प्रति एकड़ रेट था, अब वो 7000 रुपये तक पहुंच चुका है 1 एकड़ का। तो एक छोटा किसान 7000 रुपये सिर्फ लेबर धान की फसल लगाने की दे रहा है जी। कि इसके कारण क्या होगा मैडम, इससे यही है कि जो इसके ऊपर जिस तरह से सीमा जी ने बताया कि बीज के भाव भी बहुत बढ़े हुए हैं और इधर अगर लागत की बात करें तो डीजल के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या किसान इस कदर दबाव महसूस कर रहे हैं कि आत्महत्या जैसा इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं? किस तरह की स्थिति है मैडम? अगर चाहे अब आंकड़ा कम है लेकिन इस आंकड़े का बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि पहले डीजल के रेट इतने ज्यादा हैं। सेकंड, अब लेबर है वो आ नहीं रही, जो स्थानीय लेबर है उसी से ही काम चलाना होगा, वो रेट काफी हाई मांग रही है, वो डबल रेट पे काम कर रही है। तो थर्ड है जो मशीनरी का है, गवर्नमेंट कह रही है कि अब बाय सीधी जो ड्रिल से होती है, जैसे कि हम गेहूं की फसल उगाते हैं, उसमें भी क्या है कि बहुत से किसानों ने अपनी फसल गेहूं की या चावल की वो उगाई थी, पर वो प्रॉपरली नॉलेज नहीं थी, क्योंकि पहली बार वो कर रहे थे, प्रैक्टिकल पहले उन्होंने किया नहीं था, तो उसके कारण उनकी फसल खराब हो गई। अब वो उसको दोबारा जैसे पहले की तरह पैडी लगाते हैं उसे लगा रहे हैं, किसान को डबल खर्चा पड़ रहा है। इसके कारण जी बैंकों का प्रेशर ज्यादा आएगा, तो वो सुसाइड्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि लेबर पहले ही है। और ऊपर से आप पहले भी पंजाब में देख चुके हैं कि वो बीज घोटाले की बात भी आई थी, उसके कारण नकली बीज भी किसानों को मिले हैं, वो भी अभी मामला पंजाब में चल रहा है। इसके कारण किसानों को तो काफी परेशानी हो रही है, और सरकार क्या करेगी, क्या कर रही है, वो आप देख ही रहे कि पहले भी मंडियों में फसल का बहुत बुरा हाल था, ऊपर से मौसम ने भी हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। गुरनाम जी, हरियाणा में किस तरह की स्थिति है? हालांकि इन तमाम खबरों के बीच जहां कर्नाटक की बात है, महाराष्ट्र की बात है, आंध्र प्रदेश में एक फार्मर्स बॉडी ने जिस तरह का एस्टीमेट दिया है 10 जून तक कुछ 45 आत्महत्याओं के मामले सामने आए थे। तो जहां ये तमाम राज्यों में इस तरह की खबरें आ रही हैं, हरियाणा में थैंकफुली इस तरह का कुछ स्थिति हम सुनने को नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्या है स्थिति? कितने ज़्यादा दबाव में है किसान? और सरकार का ये कहना कि ऑल इज़ वेल, खास तौर से कोरोना के समय में खेती को लॉकडाउन से बाहर रखा, इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि जो आत्महत्या के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो आंकड़े वास्तविक स्थिति से बहुत कम सामने आ रहे हैं। बहुत से केस वो हैं जो आत्महत्या तो करते हैं लेकिन उसको आत्महत्या दिखाया नहीं जाता। उदाहरण के तौर पे हरियाणा में अगर एक किसान जाके दवाई खा के मर गया खेत में तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसी किसान को अगर ये दिखा दें कि ये दवाई स्प्रे करता हुआ मर गया है तो उसको मार्केट बोर्ड से 5 लाख रुपए मिल जाएंगे जी। तो मरने के बाद परिवार वाले ये सोचते हैं कि जाने वाला तो चला गया, अब कुछ आर्थिक मदद ही मिल जाए
और वो इसलिए बहुत से केस वो होते हैं जिनको वो दिखा देते हैं कि खेत में गया था और इसको करंट लग के मर गया, इसको खेत में दवाई चढ़ गई, जबकि वो या तो बिजली से जानबूझ के लटक के मर गया, या दवाई खा के मर गया, या किसी और कारण से मर गया, लेकिन उसका कारण खेती में काम करते मरे दिखा देते हैं ताकि परिवार को 5 लाख रुपए मार्केट भाव से मिल जाए। ऐसे करके हमारे आत्महत्या के जो मामले हैं वो वास्तविक में ज्यादा हैं, लेकिन दिखाए कम जा रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आत्महत्या का जो कारण है आत्महत्या का बड़ा साफ सा हमारे सामने है। पिछले साल किसानों ने मक्का बोया, उदाहरण देता हूं मैं एक फसल का, सभी में ऐसे ही है। पिछले साल किसानों ने जो मक्का बोया तो पिछले साल रेट था 2000 रुपये और सरकार का जो भाव है वो है 1760 रुपये, लेकिन पिछले साल के भाव देख के किसानों ने ज्यादा मक्का लगाया और अब के बार जो मार्केट में रेट है वो हाईएस्ट रेट, जो उच्चतम रेट है वो है 1100 रुपये, 1150 रुपये। तो 1 एकड़ में किसान को जो मक्का 50,000 रुपये का निकलना था वो 30,000 रुपये का निकला। अगर उसमें 20,000 किसान का खर्चा मान लें तो जहां पिछले साल उसको 30,000 रुपये मुनाफा हुआ था वहां उसको अब की बार केवल 10,000 रुपये ही मुनाफा हुआ। अगर किसी ने 5 एकड़ मक्का लगाया है, जो 1 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा उसका था वो उसका डूब गया, या कभी फसल पे ओले पड़ गए, या कभी पानी से मर गई, कभी आग से मर गई। इस बार 10,000 एकड़ फसल जो है, पिछले बार गेहूं की हरियाणा में 10,000 एकड़ आग लग के जल गई। तो वो ये जो नुकसान है, इन नुकसानों की कोई भरपाई नहीं है किसान की, और जब किसान की भरपाई नहीं होती ऊपर से बैंक वाले आके परेशान करते हैं। और यहाँ तक है हमारे सामने ऐसे केस हमारे सामने ऐसा आया कि एक ने एसर ट्रैक्टर लिया था और उस एसर ट्रैक्टर के बदले उस पे उसकी किस्तें नहीं उतारी गई, पुराना ट्रैक्टर जब वो पुराना हो गया तो उसने बेच के कुछ पैसा भरा भी था। ये सारा करने के बाद एक एसर ट्रैक्टर के बदले उसकी 27 कनाल जमीन बैंक ने अपने नाम करवा ली, बैंक के नाम हो चुकी है, मालिक उससे बेदखल हो चुका है। अगर एक एसर ट्रैक्टर के बदले 27 कनाल जमीन जिसकी कम से कम 1 करोड़ रुपए कीमत है, ऐसे कुठाराघात किसानों पे होंगे, ऐसे अन्याय किसानों पे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि किसान को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसको इतना परेशान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है किसान अपनी किस्तें भरने के लिए साहूकार के पास जाएंगे और साहूकार की वजह से फिर से वो बर्डन बढ़ेगा डेट का, और उसके बाद फिर से उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। मैं एक बार सीमा जी के पास जाना चाहूँगी। सीमा जी, जिस तरह से गुरनाम जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जो डेटा है आत्महत्या को लेकर वो ठीक तरह से सामने नहीं आता। जब डेटा और जब रियलिटी हमारे सामने नहीं होगी तो हम उसे दुरुस्त कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी जो एक वक्तव्य लगातार चलता है वो है ऑल इज़ वेल। तो इससे किस तरह से हेल्प होगी? और दूसरी बात, जो एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो है महिला जो किसान होते हैं, अक्सर आमतौर पर देखा गया है, इसको लेकर तमाम तरह के आंदोलन अभियान भी चले हैं, मकाम ने कई आंदोलन चलाए हैं। तो इसमें महिलाओं को लेकर किस तरीके की प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उन्हें किसान का ओहदा ही नहीं मिलता। और फिर अगर इस तरह की आत्महत्याएं हम देख भी रहे हैं, एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें जो महिलाओं की आत्महत्याओं की जो आंकड़े हैं वो बेहद कम हैं पुरुषों के मुकाबले। 2-3 चीजें हैं। मतलब एक तो जो महिला उस परिवार का हिस्सा है जो जहाँ पे आत्महत्या हुई है, उसकी अपनी खुद की एक अलग बहुत सारी समस्याएं हैं जो कभी भी सामने नहीं आई है। और दूसरा ये पूरा इनविजिबिलिटी का मुद्दा है जो आप बता रही है कि महिला किसानों के जो सुसाइड्स है, मतलब मुश्किल से 9 या 10% इस तरह से एनसीआरबी में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम लोग हाउसवाइफ्स की सुसाइड्स का डेटा देखें तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि द नंबर ऑफ हाउसवाइफ सुसाइड्स इज वेरी हाई। मतलब आप समझ लीजिए कि महिला जो या तो मजदूरी करती है या किसानी करती है, इस पूरे काम को काम की तरह नहीं देखा जाता है। और ये काफी सारी आत्महत्या शायद
टोटली अकाउंटिंग में से छूट जाती है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि हाउसवाइफ्स की सुसाइड्स का नंबर अगर आप देखें तो वो काफी ज्यादा है, लेकिन फार्म सुसाइड्स में महिलाओं का, फार्म हो या फार्म लेबर की सुसाइड्स में महिलाओं का जो संख्या है वो काफी जिसको कह सकते हैं मिस अकाउंटिंग या टोटली मिस आउट हो गई है। तो इनविजिबिलिटी का दूसरा मुद्दा है। तो एक तरफ से परिवार में जो आत्महत्या हुई है उन महिलाओं का मुद्दा, दूसरा मुद्दा है इनविजिबिलिटी का, जहां पे बिल्कुल भी उनकी पहचान नहीं होती है कि ये किसान है, ये एक मजदूर है। तो काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी भी अलग समस्या होती है। तो हमारे ये पूरे जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें से ये 2-3 मुद्दे जो जिसको कह सकते हैं कि जिसपे एक बहुत ही सरकार का मतलब योगदान होना चाहिए, जहां पे कुछ मेजर्स इमीडिएटली आने चाहिए। उसमें पहला मुद्दा है वो लोन्स का है। मतलब बिल्कुल भी उनको किसान है ये पहचान उनकी ना होने से क्रॉप लोन्स का बिल्कुल भी एक्सेस उनको नहीं मिलता है, जमीन उनके नाम पे नहीं है, लेकिन किसानी वो करती है। वो पूरे व्यवहार, मतलब हम लोगों ने देखा है कि लागत से लेके बिल्कुल जो बाजार में मार्केटिंग में पूरे व्यवहार में महिला किसान शामिल रहती है, लेकिन उनको किसी भी तरह की सुविधा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये पूरा जो सर्वेक्षण से सामने आया है मुद्दा कि वो बेचना चाहती है, एमएसपी उनको मिलना चाहिए, ये उनको बिल्कुल पता है, लेकिन ये पूरा एक जो मेल डोमिनेटेड स्पेस है, मार्केट स्पेस है, वहां तक वो पहुंच नहीं पाती है। तो उसके लिए भी दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो स्टोरेज स्पेसेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुरंत जो एक डिस्ट्रेस सेल जो महिलाओं को करना पड़ता है, स्टोरेज की जगह नहीं है, वो भी एक समस्या है। लेकिन दूसरा, क्या हम प्रोक्योरमेंट की कुछ अलग प्रोसेस कर सकते हैं क्या? जैसे आंध्र प्रदेश में एक कुछ प्रयोग किया गया है जहाँ पे एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उन्होंने प्रोक्योरमेंट के लिए एमएसपी के तहत मतलब वो प्रयोजन है। तो वो बाकी देश में भी उसका उदाहरण लेके हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? वो एक है। लेकिन दूसरा, ये जो पूरा एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का जो मुद्दा है, मतलब आज की स्थिति ऐसी है कि सिर्फ लोन्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैश ट्रांसफर्स की आवश्यकता महिलाओं को है, क्योंकि बीज के लिए पैसा नहीं है, प्लाउइंग के लिए पैसा नहीं है। मतलब कल ही हम लोग बात कर रहे थे, गोदावरी ताई करके है यहाँ की एक महिला किसान, वो कह रही थी कि उसकी अभी मतलब जस्ट शुरुआत हुई है, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी 25-30 हजार रुपए की लागत हुई है और उसको बिल्कुल भी कहीं से भी सरकार के माध्यम से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला है। तो क्या किसानी कर पाएंगी ऐसी महिला जो जिनके पास 1 एकड़ है या 1.5 एकड़ जमीन है और जो पूरी तरह से ड्राई लैंड है? सवाल है कि जिनके जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, उनके हाथ दरअसल वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और जो खेती करना भी इतनी बड़ी चुनौती है उनके लिए, बिना किसी सहायता के, आर्थिक सहायता के, फौरी राहत के, वो किस तरह से किसानी करें। जसप्रीत, आपसे पूछना चाहेंगे कि अब पंजाब में जिस तरह की स्थिति है, आपने बताया कि प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही हैं, अब ऐसे में जब मॉरेटोरियम का जो समय है आपके लोन चुकाने का 31 अगस्त पास में है, जुलाई शुरू हो चुका है, क्या वहाँ पर किसानों के मन में इसको लेकर घबराहट है, कुर्की को लेकर, सामाजिक बहिष्कार, जो जिस तरह की स्थितियाँ बनती हैं जिससे किसान डरते हैं, घबराते हैं, क्या उस तरह का माहौल वहाँ बन रहा है? लोगों में किस तरह के जहन में उनके किस तरह का डर बैठा हुआ है इस चीज़ को लेकर कि अब 31 अगस्त नज़दीक है? मैम, पहली बात तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो पहले गेहूं की फसल जो बेची गई, उसी में किसान को बहुत बड़ा घाटा पड़ा है, क्योंकि वैसे जब फसल काटने का टाइम था तब वहां पे ओले भी पड़े पंजाब में और बारिश भी हुई, जिसके कारण गेहूं की जो दाना होता है फसल ने वो अपनी चमक खो दी, जिसके कारण केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों का 20 करोड़ रुपए का घाटा पंजाब के किसानों को पड़ा है, क्योंकि उन्होंने 4 रुपए से लेके 24 रुपए तक की काट खरीदने टाइम लगाई थी, क्योंकि वो दाना था जो कनक की फसल थी वो अपनी चमक खो चुकी थी बारिश के कारण। इसमें कहा किसानों का तो कुछ भी हाथ नहीं है, जो कुदरत है वो कुदरत है, उसको वो रोक नहीं सकते। या दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कि 20 लाख जो पैकेज मिला है इतना बड़ा, दूसरी तरफ इस तरफ किसानों का 20 करोड़ रुपया घट गया पूरे पंजाब का, अगर हम कैलकुलेट करें
एक एकड़ के हिसाब से लगाएं तो 500 रुपए प्रति एकड़ एक किसान को घाटा हुआ। तो इससे पहले ही वो तनाव में है। सेकंड, इतनी महंगाई डीजल की और खेती के में जो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। अब मैडम जो आप कह रहे हैं कि जो लोन्स चुकाने हैं, लोन्स के लिए है, उसके लिए डबल दिक्कत ये है कि बैंकिंग के तो पहले लोन्स खड़े हैं, अब शाहूकार भी है, वो भी लॉकडाउन के दौरान डरा हुआ है, वो भी उतने पैसे नहीं दे रहा। और थर्ड बात इसमें ये भी है कि किसान के पास 6 महीने के बाद कुछ पैसा आता है, क्योंकि उनकी इनकम 6 महीने के बाद है। अब देखो, अब आया है गेहूं की फसल के बाद, अब 6 महीने के बाद जब चावल होंगे तब आएगा। लेकिन इसमें जो खर्चे हैं वो कहाँ से पूरे होंगे? इसमें हमने एक चीज और ऐड करनी है, जो किसानों का सहायक धंधा है, डेयरी डिपार्टमेंट, वो भी लॉकडाउन के दौरान बंद था, क्योंकि जो डोमेस्टिक यूज था वही था। जितने भी होटल्स चलते हैं, जहाँ चाट वाले हैं, जहाँ हलवाई है, वहां पर किसानों का दूध तो बिका नहीं, और उनका दूध वो स्टोर भी कहीं पर नहीं हुआ। हमने कोई न्यूज नहीं सुनी कि इतने बड़े पैमाने पे इतना दूध स्टोर हुआ, क्योंकि भारत जो दुनिया में दूसरे नंबर पे दूध उत्पादक देश है। तो उनको पशुओं को फीडिंग तो करनी पड़ी ना, उनका खर्चा तो चल रहा था। और लेकिन जो उनका दूध था, हमारी सरकार ने आयात करने का फैसला कर लिया है दूध के, मिल्क पाउडर का। तो ये तमाम ऐसी नीतियां हैं। गुरनाम जी, आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से सीमा कुलकर्णी जी ने केस स्टडी सामने रखी कि जो महिलाएं हैं उनको कैश चाहिए, फौरी राहत चाहिए, मगर सरकार ने बोला कि हम आपका इंतजाम कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज ले सकें। भाई, कर्ज लेंगे तो उसको वापस भी लौटाना है, इस तरह का दबाव है लगातार। तो किसानों ने इसकी मांग नहीं की थी, मांग की थी कि एमएसपी की गारंटी मिले, पूरा कर्ज माफ हो, लेकिन उसकी जगह कुछ और मिला। आप इन नीतियों को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, हमारा सरकार की नीतियों से ही सवाल है। हमने नारा दिया था कि खुशहाली के 2 आयाम, कर्जा मुक्ति पूरे दाम। अगर ये 2 काम हो जाएं कि किसान को एक बार पूरी तरह से कर्जा मुक्त कर दें, और उसके बाद उसका जो भाव है वो भाव उसको एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून सरकार बना दे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मक्के का 1760 रुपये एमएसपी है और वो 1100 रुपये में बिक रहा है। अगर कानून होता कि एमएसपी से नीचे खरीदना दंडनीय अपराध है, तो एमएसपी से नीचे वो कोई ना बिकता। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहूँ कि इसके बावजूद सरकार जो है किसानों को मारने पे तुली हुई है। अभी 5 लाख टन मक्का और बाहर से मंगा लिया है। यहाँ के मक्के का भाव मिल नहीं रहा और 5 लाख टन और बाहर से। और मक्का को लेकर देश भर में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, सब जगह आंदोलन हो रहे हैं। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसको लेकर। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि पूरे देश में मक्का पैदा होता है, और मक्का जितना जरूरत है उससे ज्यादा देश में पहले से है, तो फिर बाहर से मंगाने की क्या जरूरत पड़ी? तो ये किसानों को मारने की नीति है। और अभी और जो मैं आपको बताना चाहूँ कि हम तो मांग कर रहे थे किसान के कर्जा माफी की, और अभी जो 20 लाख करोड़ पैकेज दिया है उसमें किसानों को और कर्जा देने की बात की है। 1 रुपया भी किसान को मुनाफा देने की या 1 रुपया भी उसका माफ करने की बात नहीं की है, कर्जा देने की बात की है। और अगर हम गांव में रहते हैं, गांव में हालात किसानों के देख रहे हैं कि उनकी आधी कमाई जो उनको खेत से बचता है, उसकी आधी से ज्यादा कमाई उसको ब्याज में देनी पड़ रही है, चाहे वो बैंकों का ब्याज है, चाहे वो साहूकारों का ब्याज है। उसके पास जो शुद्ध आमदन होती है उसमें से आधे से ज्यादा तो उसको ब्याज में चुकाना पड़ जाता है। और 90%, 95% किसान ऐसे हैं जिनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि उनके पास कर्जा ही है। फसल आने से पहले फसल को खा चुके होते हैं, यानी जितने पैसे की फसल उनके पास आएगी। अब हम धान लगा रहे हैं, अगर किसी किसान के पास 1 लाख रुपए की धान पैदा होगी तो 1 लाख रुपए से ज्यादा वो उससे पहले कर्जदार हो चुका होगा अपना परिवार चलाने के लिए, अपना खेती में खर्च करने के लिए। यानी फसल आने के बाद भी 50% किसान हमारे ऐसे हैं कि पूरी फसल बेचने के बावजूद भी उन पे पिछला कर्जा पूरा नहीं होता, पिछला कर्जा नहीं उतारा जाता, उसमें से भी खड़ा रह जाता है। आगे उसको पारिवारिक खर्चे चलाने और आगे फिर उसको फसल पैदा करनी, ये उसके ऊपर मानसिक दबाव है।
हम उस मानसिक दबाव को हटाने की बात कर रहे थे कि किसान को कर्जा मुक्त करने के अलावा, कर्जा माफी के अलावा कोई चारा नहीं है देश के किसान के पास जिंदा रहने का। और उसके बाद अब जो नए और अध्यादेश ला दिए हैं, इनमें मंडियां तोड़ रहे हैं, इनमें जो पहले जो कंपटीशन के लिए मंडियां बनाई गई थी कि व्यापारी मंडी से बाहर कहीं से नहीं खरीद पाएगा जी, वो मंडी में आके खरीदना उसकी मजबूरी होगी, उसका कंपटीशन होगा जी, 20 व्यापारी होंगे तो सब मंडी में आएंगे, वहाँ कंपटीशन होगा। तो ये तमाम 3 अध्यादेश में बहुत बड़े ये जो फैसले अब सामने आए, इसको लेकर देश भर में किसान पूरी तरह से नाखुश हैं और इस पर फौरी तौर पर इन सारी बातों को, जो केस स्टडीज़ पंजाब से, महाराष्ट्र से और जो हरियाणा से जो ये बातें सामने रखी इन एक्टिविस्ट ने, इन सब की इन बातों पर गौर करना होगा और फौरी तौर पर राहत देनी होगी। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।